पाम ऑयल अच्छा नहीं है ये कहने वाले सोशल मीडिया पे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि पाम ऑयल और देसी घी इन दोनों में लगभग बराबर गुण हैं, तो क्या आप पाम ऑयल के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे? पाम ऑयल के अगेंस्ट नेगेटिव पब्लिसिटी है, इसका कोई पॉजिटिव एडवर्टाइजिंग भी नहीं चल रहा है, फिर भी आज दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ऑयल पाम ऑयल है। तो क्या आप पाम ऑयल के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम पाम ऑयल के बारे में डिटेल साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे और एक चीज़ और सीखेंगे कि आप अपने घर में कुकिंग ऑयल को कैसे सेलेक्ट करें। कौन से वो दो पैरामीटर हैं जिसके ऊपर आप अपने कुकिंग ऑयल को सेलेक्ट करें और उसी के बेसिस पे आप उसको अपने घर में यूज़ करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लुकिन तोमर। आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, इंडियाज़ नंबर 1 चैनल फॉर डायबिटीज़ एजुकेशन, जहां पर हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं ताकि आप अपनी डायबिटीज़ को बड़ी ही आसानी से मैनेज कर सकें या रिवर्स कर सकें। कोई भी चीज़ अगर यूज़फुल होती है तो ज़्यादा बिकती है। तो आज हम पहले क्या काम करते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले 5 ऑयल कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम उन 5 ऑयल की लिस्ट बनाते हैं। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो ऑयल है, नंबर 1 ऑयल है, वो है पाम ऑयल और ये मलेशिया से आता है, वहाँ पैदा होता है। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा बिकने वाला ऑयल है सोयाबीन ऑयल, ये अमेरिका से आता है। तीसरा सबसे ज़्यादा बिकने वाला ऑयल है, ये है सनफ्लावर ऑयल और ये यूरोप से आता है। चौथा दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ऑयल है कनोला ऑयल और ये कनाडा से आता है। और दुनिया का पांचवा सबसे ज़्यादा बिकने वाला ऑयल है ये मूंगफली का तेल, ग्राउंडनट ऑयल, और ये हमारे इंडिया से आता है। तो ये दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा बिकने वाले ऑयल हैं। हम अपने घर में कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, तो क्या हमारे पास कुकिंग ऑयल का कोई ऐसा क्राइटेरिया है जिसके ऊपर हम कुकिंग ऑयल को जज करें? तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं। जो भी कुकिंग ऑयल आपको टीवी में ऐड दिख जाता है उसे खरीद लेते हैं, जो दुकान पे जाते हैं जो सामने दिखता है उसे खरीद लेते हैं, जिस ऑयल पे स्कीम चल रही होती है, कुछ फ्री मिल रहा होता है, उसको खरीद लेते हैं। तो हमारे पास ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम ये जज कर सकें कि कौन सा कुकिंग ऑयल अच्छा है और कौन सा कुकिंग ऑयल अच्छा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में पाम ऑयल के बारे में तो हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। दूसरा हम ये सीखेंगे कि कुकिंग ऑयल में कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जिसके गुण के ऊपर हम परखेंगे ऑयल को और फिर उसके बाद हम उस तेल को खरीदेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाम ऑयल के बारे में। जो पाम ऑयल है ये पाम ट्री का जो पाम फ्रूट होता है उससे निकलता है। और जो पाम का जो फ्रूट होता है ये समझ लीजिए डेट्स के जैसा कुछ कुछ होता है। तो बाहर का जो इसका एरिया है ये तो होता है सॉफ्ट, और अंदर जो गुठली होती है, हार्ड गुठली, इसमें से भी तेल निकलता है और बाहर वाले एरिया से भी तेल निकलता है। तो जो बाहर वाला एरिया है इससे जो तेल निकलता है उसको कहते हैं पाम ऑयल, और जो गुठली से जो तेल निकलता है इसको हम कहते हैं पाम कर्नेल ऑयल। तो ये दोनों ऑयल जो है डिफरेंट है और दोनों का यूसेज भी डिफरेंट है। जो पाम ऑयल है वो कुकिंग में यूज़ किया जाता है और जो पाम कर्नेल ऑयल ये कुछ कोकोनट ऑयल के जैसा होता है और इसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है या इसको सोप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा हम ये देखते हैं कि पाम ऑयल सस्ता होता है कंपेयर टू अदर जो ऑयल होते हैं उससे। तो पाम ऑयल सस्ता क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अगर हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और वहाँ पे ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि पाम ऑयल का क्या रेट है और इसका जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है सोयाबीन ऑयल उसका क्या रेट है, तो पाम ऑयल 750 ml का पैक लगभग आपको 120 रुपये के आसपास मिलेगा और सोयाबीन ऑयल का 750 ml का पैक आपको लगभग 135 रुपीज़ के आसपास मिलेगा। मतलब कि जो पाम ऑयल है वो 10-12% सोयाबीन ऑयल से चीपर है। अब हम इसकी प्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। अगर मान लीजिए आप 10,000 स्क्वायर मीटर का एक लैंड लेते हैं जहां पे आप सोयाबीन की खेती करते हैं और उसमें से तेल निकालते हैं, दूसरा 10,000 स्क्वायर मीटर का आप लैंड लेते हैं, वहां पे आप ये पाम का ट्री लगाते हैं और इसमें से पाम ऑयल निकालते हैं। तो जो सोयाबीन का जो खेत है जो 10,000 स्क्वायर मीटर का हमने बोया था उसमें से साल भर में लगभग आपको 500 लीटर सोयाबीन ऑयल मिलेगा।
अब हम पाम के खेत की तरफ चलते हैं। जो पाम का खेत है, अब इससे गैस कीजिए कि कितना ज़्यादा तेल निकलता होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होती होगी, क्योंकि रेट में 10-15% का अंतर है। तो क्या ये 10%, 20%, 30% या 50% प्रोडक्शन ज़्यादा होती है? थोड़ा गैस करने की कोशिश कीजिए कि कितनी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो सुनिए, इस खेत में जहां 500 लीटर साल भर में सोयाबीन ऑयल पैदा होता है, वहां सेम खेत में जहां पे ये पाम ऑयल पैदा हो रहा है, ये 3,500 लीटर एक साल में तेल निकलता है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 7 टाइम्स, 700%। और उस हिसाब से अगर आप प्राइस कंपेयर करेंगे तो सिर्फ 10-12% का है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो पर एकड़ ऑयल प्रोडक्शन, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग चीज़ें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पाम ऑयल में होता है। इसका दूसरा कारण ये है कि जैसे कि सोयाबीन सीजनल है, एक सीजन में आता है, मूंगफली सीजनल है, सरसों सीजनल है, मतलब एक स्पेसिफिक सीजन में ये पैदा होते हैं और आप इनका तेल निकाल पाते हैं। लेकिन जो ये पाम है, ये ना पाम ट्री से पैदा होता है। तो एक बार आपने बीज बो दिया, इसका पेड़ उगना शुरू हो जाता है, तो 3-4 साल बाद ये फल देना शुरू करता है। इसके जो फल हैं वो गुच्छे में आते हैं। तो पहले एक गुच्छा निकला और वो पकना चालू हुआ, इसके साइड में साथ साथ ही दूसरा गुच्छा निकलना शुरू हो जाता है। तो आप ये गुच्छा काट लेते हैं, तब तक थोड़े दिनों में फिर वो दूसरा गुच्छा तैयार हो जाता है, फिर इसका तीसरा गुच्छा तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से 12 महीने कंटिन्यूअसली पाम के फ्रूट पैदा होते हैं और 12 महीने आप इसमें से तेल निकाल सकते हैं। तो जो सीजनल है वो सिर्फ सीजन सीजन में निकलता है, लेकिन पाम ऑयल का एडवांटेज ये है कि 12 महीने कंटिन्यूअसली ये फ्रूट देता रहता है और इससे प्रोडक्शन होती रहती है। तो ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा एफिशिएंसी के कारण इसका रेट कंपेयर टू ऑल अदर ऑयल, इसका रेट कम होता है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये पाम ट्री पाम ऑयल कैसे बनाता है। तो जैसे आप जानते हैं कि जितने भी प्लांट हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस करके बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेती हैं, सनलाइट ले लेती हैं और नीचे जमीन से वो पानी खींच लेती हैं। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ये तीनों मिला के, या हमारे जो पत्तियां होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, आपने सुना होगा। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या काम करता है, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो जो ग्लूकोज है वो सारी फोटोसिंथेसिस का, ये समझ लीजिए कि वो एंड रिजल्ट है। हर प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाता है। दुनिया में ऐसा कोई प्लांट नहीं है जो फोटोसिंथेसिस करके प्रोटीन बनाता हो या फैट बनाता हो। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का, वो सबसे पहले ग्लूकोज बनेगा। और पाम का जो ट्री है उसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो तेल बनाती हैं। तो वो क्या काम करती है, जो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना उसको वो ले लेती हैं और ग्लूकोज को तोड़ के, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं, तो ये कार्बन एटम को ब्रेक करके दो दो कार्बन एटम वाला एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है एसिटाइल को ए। तो ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 एसिटाइल को ए बनाता है। तो जो ये एसिटाइल को है ये रॉ मटेरियल है प्लांट के लिए, और इस एसिटाइल को ए को यूज करके प्लांट ग्लूकोज भी बना सकता है, इसका प्रोटीन भी बना सकता है, इसका फैट भी बना सकता है। तो जो पाम ट्री के अंदर जो स्पेशल सेल होती हैं वो क्या काम करती है, जो ये एसिटाइल को ए आया इसको वो चेंज करके फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फैटी एसिड्स क्या होता है कि ये एसिटाइल को ए में 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन लिए, फिर एक और एसिटाइल को लिए, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके ये समझ लीजिए 4 कार्बन एटम से लगभग 20 कार्बन एटम की लंबी वो चेन बनाते हैं और लास्ट में जाके ये एसिड ग्रुप लगा देते हैं, COOH, इसको एसिड कहते हैं। तो जो पूरी जो चेन बन गई इसको हम फैटी एसिड कहते हैं। तो फैटी एसिड को आसानी से समझने के लिए, इस कार्बन को आसानी से समझने के लिए हम एक एनालॉजी लेते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा कि शादियों में फूफा, उसको एक ऐसा कैरेक्टर माना जाता है कि भाई ये शादी में सबसे जल्दी नाराज़ हो जाता है और ये सबसे पंगा करता है। तो फूफा को मनाना जो है बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है कि शादी में भी फूफा नाराज ना हो जाए। तो इसी तरीके से जो ये फैटी एसिड है, हम इसका नाम रख देते हैं फूफा एसिड। तो ये फूफा एसिड है। अब इसको समझने, तो ये जो कार्बन है, कार्बन एटम को हम एक फूफा समझ लेते हैं। तो ये जो फूफा है इसके 4 हाथ होते हैं, कार्बन एटम के 4 हाथ होते हैं
और इस फूफा के चारों हाथों में अगर आप लड्डू दे दें तो ये खुश रहता है, हैप्पी रहता है, किसी को कुछ नहीं कहता, अपने आप शांत रहता है, शांत एक जगह बैठा रहता है। तो कार्बन एटम के 4 बॉन्ड होते हैं, तो ये समझ लीजिए चारों बॉन्ड अगर इसके ठीक जगह पे सेटिस्फाइड है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्टेड है, तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। तो ऐसे ही अगर ये फूफा के चारों हाथों में लड्डू है तो फूफा जो है सेटिस्फाइड होता है, किसी को कुछ नहीं कहता। तो जो ये फैटी एसिड है या ये कहें ये फूफा एसिड है, ये 3 टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप क्या होगा कि ये कार्बन की आप चेन देख रहे हैं, लंबी चेन है, इसमें सारे के सारे जो कार्बन एटम हैं सारे के सारे जो है ऑक्यूपाइड है, कोई भी कार्बन एटम का कोई भी बॉन्ड खाली नहीं है। सारे जो फूफा हैं उनके हाथों में, चारों हाथों में लड्डू है, तो इस तरीके की चेन दिखाई देगी। इसको कहते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसका ये है हैप्पी फूफा एसिड। तो सेचुरेटेड है मतलब ये स्टेबल है, ये कुछ पंगा नहीं कर रहा है, ये कितनी भी हीट इसके पास चली जाए, कितना भी ऐसा इन्वायरमेंट हो, रफ इन्वायरमेंट हो, तो स्टेबल होता है, ये ब्रेक नहीं होता है। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड SFA, सेचुरेटेड फैटी एसिड, ये बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल होता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन के जो बॉन्ड है वो सारे स्टेबल होते हैं। अब दूसरा टाइप का जो फैटी एसिड होता है इसको हम कहते हैं मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये इस वाली चेन में क्या होगा कि जो कार्बन की जो ये लंबी चेन है इसमें एक फूफा, एक कार्बन ऐसा रह जाता है कि जिसके चारों हाथों में लड्डू नहीं आए, उसका एक हाथ खाली रह गया। तो आप ये देखेंगे कि ये मोनो मतलब सिंगल, इस पूरी की पूरी चेन में एक जगह जो है अनहैप्पी फूफा एसिड है। मतलब अनहैप्पी मतलब कि अनसेचुरेटेड, वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। तो पूरी चेन में एक जगह जो है ये अनहैप्पी आदमी बैठा हुआ है, और जो अनहैप्पी होने के कारण यहाँ पे शादी में गड़बड़ हो सकती है। मतलब कि ये वीक पॉइंट माना जाता है। मतलब जब भी कोई हीट होगी तो ये जो पूरी की पूरी चेन है सबसे पहले इस जगह से टूटेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में पूरी चेन में एक जगह एक डबल बॉन्ड होता है जो वीक होता है, जो हीट से जल्दी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, अब तीसरा टाइप का जो फूफा एसिड है उसको कहते हैं PUFA, पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ये फूफा एसिड अपना। तो पोली मतलब बहुत सारे, अनसेचुरेटेड अनहैप्पी फूफा एसिड। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्बन एटम हैं जिनके चारों हाथ में लड्डू नहीं आए। तो मान लीजिए 20 कार्बन एटम की चेन है, इसमें 4 या 5 जगह ऐसी हो गई जहाँ पे ये 4 कार्बन एटम जो 4 फूफा थे इनके हाथ में लड्डू नहीं आए, तो 4 जगह डबल बॉन्ड बन गया। और 4 जगह डबल बॉन्ड बन गया मतलब कि इन 4 जगह से इसके टूटने की टेंडेंसी बढ़ गई। तो ये जो जहाँ पे डबल बॉन्ड है यहाँ से जल्दी ही जैसे ही हीट मिलती है वैसे ही ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने से क्या होता है, मान लो ब्रेक हो गया तो हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ब्रेक होने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जो ये डबल बॉन्ड है, जब ये डबल बॉन्ड हीट के कारण जब ये ब्रेक होता है तो इसमें से फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, और फ्री रेडिकल्स बहुत ही डेंजरस कंपोनेंट होते हैं। फ्री रेडिकल को आप ये समझ लीजिए कि ये पागल कुत्ते के जैसा है, यहाँ से निकला और जहाँ भी जाएगा जिसको भी खाएगा उसको डैमेज कर देगा। किडनी में गया तो किडनी को डैमेज कर दिया, हार्ट में गया तो हार्ट को ब्लॉक कर दिया, ब्रेन में गया तो ब्रेन को ब्लॉक कर दिया, ब्रेन को खा गया। ये कैंसर क्रिएट कर सकता है, ये दिल की बीमारी क्रिएट कर सकता है, ये किडनी को डैमेज कर सकता है। जो फ्री रेडिकल जो है वो बहुत ही डेंजरस कंपोनेंट है जो यहाँ पे क्रिएट होता है। तो हमने देखा कि 3 टाइप के फैटी एसिड होते हैं, सेचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जहाँ पे 1 सिंगल बॉन्ड है, एंड पोली अनसेचुरेटेड जिसमें 3-4 जगह डबल बॉन्ड है, मतलब 3-4 इसके वीक पॉइंट है। तो अगर हम अपने घर के लिए एक कुकिंग ऑयल ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक ये होना चाहिए, क्योंकि हम घर में जब उसकी कुकिंग करेंगे तो वो उसके पास हीट जाएगी, वो हीट से स्टेबल रहे। तो हीट से स्टेबल रहेगा तो वो ब्रेक नहीं होगा, और ब्रेक नहीं होगा तो उसमें ये फ्री रेडिकल नहीं निकलेंगे, और फ्री रेडिकल नहीं निकलेंगे तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो कौन सा कुकिंग ऑयल बढ़िया है जिसमें सेचुरेटेड और ये मोनो अनसेचुरेटेड ये ज़्यादा है, जिसमें पोली ज़्यादा है, वो कुकिंग के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उसमें से ज़्यादा फ्री रेडिकल्स निकल सकते हैं। तो अब हम क्या काम करते हैं, जो हमारे 5 सबसे ज़्यादा बिकने वाले कुकिंग ऑयल हैं उनमें देखते हैं। तो सबसे पहला जो बिकने वाला कुकिंग ऑयल है वो है पाम ऑयल।
तो पाम ऑयल में सैचुरेटेड और ये मोनो अनसैचुरेटेड MUFA जो लिखा है मूफा, तो SFA और मूफा ये दोनों को अगर मिला के हम देखें तो ये 90% होता है। मतलब कि अगर इसके पास हीट जाती है तो काफ़ी सारी हीट जो है ये हैंडल कर सकता है, इसमें से फ्री रेडिकल कम निकलेंगे। जो पॉली अनसैचुरेटेड है मात्र 10% है। जो दूसरे नंबर का तेल है सोयाबीन, इसमें 40% है ये सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड वाला, बाकी इसमें 60% पोली है। और जो सनफ्लावर ऑयल है उसमें मात्र 30% सैचुरेटेड है और ये मोनो अनसैचुरेटेड है। 70% जो है इसमें पोली अनसैचुरेटेड है। फिर जो ये कनोला ऑयल है और जो ग्राउंड नट है, इनमें दोनों में 70% सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड होता है और 30% इसमें पोली अनसैचुरेटेड होता है। तो अगर आप इन सब को देखें तो हीट के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑयल कौन सा है, तो आप देखिए किसके पास सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड है। जिसके पास डबल बॉन्ड नहीं है, जो वीक पॉइंट नहीं है, तो वो सबसे बढ़िया जो इसमें आपको दिख रहा है वो पाम ऑयल, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब चलिए पाम ऑयल का जो कंपैरिजन है वो देसी घी से करते हैं। तो अगर देसी घी का एनालिसिस आप करेंगे तो देसी घी में ये सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड ये 90% है पाम ऑयल के बराबर और सिर्फ 10% पॉली अनसैचुरेटेड है। तो इसका मतलब देसी घी और पाम ऑयल इन दोनों में बराबर कंपोजिशन है, सैचुरेटेड मोनो अनसैचुरेटेड को कंबाइन करके दोनों में 90% है और ये हीट स्टेबल होता है। तो जब हम कुकिंग के लिए यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी स्टेबल रहेगा, इसमें से फ्री रेडिकल निकलने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली कम है, या ये कहें कि इनको हीट करेंगे तो इसमें कम फ्री रेडिकल निकलेंगे और जो पॉली अनसैचुरेटेड वाले हैं उनमें ज़्यादा फ्री रेडिकल निकलेंगे। तो इस पैरामीटर से अगर हम देखेंगे तो हमें दो ऑयल मिल गए, एक तो हमारा देसी घी और दूसरा पाम ऑयल जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो हीट को जो है विदस्टैंड कर सकते हैं और आसानी से ब्रेक नहीं होंगे। इसके अलावा कुकिंग ऑयल को जज करने का दूसरा जो क्राइटेरिया है उसको कहते हैं स्मोक पॉइंट। तो स्मोक पॉइंट क्या होता है कि तेल को जब आप नीचे से गर्म करेंगे तो गर्म करते करते अब हीट के कारण वो ब्रेक भी होगा, कुछ कुछ उसमें फ्री रेडिकल भी निकलेंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जाके वो तेल जलने लगेगा और उसमें से धुआं निकलने लगेगा। तो जहां से वो धुआं निकलने लगेगा उसको उस तेल का स्मोक पॉइंट कहते हैं और ये माना जाता है कि उस स्मोक पॉइंट से ऊपर हमें तेल को गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर उसमें फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलते हैं और तेल जो है वो खराब होने लगता है, रेंसिड होने लगता है। तो इस पैरामीटर के ऊपर हम देखते हैं कि जो स्मोक पॉइंट है वो किसका ज़्यादा है और उसके बेसिस पे जो 5 हमने तेल देखे उसके बेसिस पे अब हम उनको देखते हैं कि उनकी लिस्ट बनाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्मोक पॉइंट, सबसे हाई लेवल जो सबसे ज़्यादा हीट स्टैंड कर सकता है, वो नंबर 1 है देसी घी। देसी घी का स्मोक पॉइंट है 240 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरे नंबर पे आता है पाम ऑयल, इसका है 230 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरे नंबर पे आता है हमारा सोयाबीन ऑयल, इसका भी 230 डिग्री सेंटीग्रेड है। और सबसे कम जो आता है वो आता है हमारा ये कनोला ऑयल, इसका है मात्र 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और बाकी जो दो ऑयल बचे इनका 225 है, तो अपना मूंगफली वाले का भी 225 है और सनफ्लावर वाले का भी 225 है। तो अगर आप इसके बेसिस पे देखें कि किसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा है तो फिर हमारे दो ऑयल ऊपर निकल के आए। तो एक तो हमारा देसी घी निकल के आया और दूसरा निकल के आया पाम ऑयल। तो आप देखें कि जो इन सब में अगर हम देसी घी को कंपेयर करें, एक तो इसका स्मोक पॉइंट 240 सबसे ज़्यादा है, दूसरा जो क्राइटेरिया है कि इसमें 90% सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड है। तो इसका मतलब कुकिंग के लिए सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है देसी घी। ये ग्रैंड डैडी है सब ऑयल का। अगर हम देसी घी यूज़ करेंगे तो इसकी जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा हीट स्टेबल है और इसका स्मोक पॉइंट भी ज़्यादा है। तो मेरे ओपिनियन में जो सबसे बढ़िया कुकिंग के लिए तेल की ज़रूरत है तो वो देसी घी है। मैं अपने घर में पर्सनली देसी घी ही कुकिंग के लिए यूज़ करता हूँ। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि भाई जब हमें कुछ तलना होता है तो उसके लिए हम क्या करें, क्योंकि अब देसी घी में तो चीज़ें तल नहीं सकते, तो क्यों ना हम कोई तेल यूज़ करें। तो इसके लिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें दो चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। एक तो पाम ऑयल हो गया, क्योंकि इसमें जो सैचुरेटेड और मोनो वाला है वो कंपोनेंट भी ज़्यादा है और इसका हीट
स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है कि 230 डिग्री तक इसका जो है स्मोक पॉइंट नहीं है। दूसरा जो ऑयल जो मुझे अच्छा लगता है वो है मूंगफली का तेल। तो मूंगफली का तेल जो है इसका जो सैचुरेटेड और मोनो वाला 70% है। दूसरा इसकी जो हीट विद स्टैंड करने की या स्मोक पॉइंट है वो 225 है। इसमें भाई सोयाबीन का जो तेल है ये भी 230 तक ठीक है, लेकिन इसका जो दूसरा वाला क्राइटेरिया है इसमें सैचुरेटेड और मोनो वाला जो कंपोनेंट है वो मात्र 40% है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल, जो वो पागल कुत्ता वाली जो चीज़ थी, फ्री रेडिकल बनने की टेंडेंसी इसमें ज़्यादा हो सकती है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि भाई कुकिंग के लिए तो हमें घर में देसी घी यूज़ करना चाहिए, और तलने के लिए जैसी आपकी इच्छा हो कि आप पाम ऑयल यूज़ करना चाहते हैं या आप अपना देसी मूंगफली का तेल यूज़ करना चाहते हैं, ये हीट के हिसाब से काफ़ी स्टेबल ऑयल है। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि पाम ऑयल दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यों बिक रहा है। तो सबसे ज़्यादा पाम ऑयल दुनिया में इसलिए बिकता है क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल ऑयल है, और जितनी भी फूड इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर पाम ऑयल यूज़ करती है। और पाम ऑयल को क्यों यूज़ करती हैं? क्योंकि ये हीट स्टेबल है, ये ख़राब नहीं होता, इसमें फ्री रेडिकल निकलते, तो हेल्थ के हिसाब से ज़्यादा सेफ है। इसका एक और हम एग्जांपल लें, मान लीजिए आप घर में कुछ मठरी वगैरह ऐसा कुछ तलते हैं, या मूंगफली मान लीजिए आप तेल में तलते हैं, तो आप देखेंगे कि थोड़े दिनों तक अगर आप उसको रख लो तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, वो रेंसिडिटी जैसा स्मेल आने लगता है। तो रेंसिडिटी जब आ रहा है, वो अजीब सा स्मेल आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? कि जो तेल था वो खराब हो गया। लेकिन जब इंडस्ट्री में पाम ऑयल में चीज़ें बनती है तो वो तेल खराब नहीं होता, क्योंकि उसकी हीट स्टेबिलिटी ज़्यादा है। वो 230 डिग्री तक तो उसका स्मोक पॉइंट है, और उसका सैचुरेटेड मोनो अनसैचुरेटेड वाला कंपोजिशन वो भी अच्छा है, 90% है, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, प्रोसेसिंग ये आसानी से हैंडल कर पाता है। इसलिए जब प्रोडक्ट पाम ऑयल से बनाया जाता है तो वो ख़राब नहीं होता, रेंसिड नहीं होता, और लंबे समय तक खाने के उपयोगी रहता है। मतलब कि उसमें जो गुण है, स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा गुण है, जिसके कारण उसको इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूँ। अब आपके घर में कोई ना कोई तो कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे होंगे आप, तो आप एक काम कीजिए कि वो कुकिंग ऑयल देखिए, और उसमें देखिए जो 3 फैटी एसिड होते हैं, सैचुरेटेड, मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड, इन तीनों का क्या कंपोजिशन है, सैचुरेटेड मोनो मिला के दोनों कितना % है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप उसको तेल के डब्बे पे ना मिले आपको, तो आप इंटरनेट में सर्च करें उस तेल के बारे में, चाहे आप मूंगफली का तेल यूज़ कर रहे हैं, सोयाबीन का तेल यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप तेल यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में अगर आप ये जानेंगे तो वो आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगा, और उसका स्मोक पॉइंट भी मिल जाएगा आपको। तो आपके घर में क्या तेल यूज़ हो रहा है, उसकी क्या कंपोजिशन है, स्मोक पॉइंट क्या है, ये आप एक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो इससे हमें पता लगेगा मेजॉरिटी ऑफ लोग किस टाइप का तेल यूज़ करते हैं। दूसरा एक और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि तेल, घी, आजकल A2 काऊ घी और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऐसे तेल चल रहे हैं। तो इनके बारे में अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि भाई इस पे हमें नॉलेज लेने की ज़रूरत है, इस पे हमें अपनी नॉलेज को एनहेंस करने की ज़रूरत है, तो उस पॉइंट पे मैं वीडियो बना दूंगा। देखिए, डायबेक्सी का मानना है कि नॉलेज और डिसिप्लिन की मदद से हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को पोलियो की तरह भगाया जा सकता है। डायबेक्सी से जुड़ी कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा आपका। धन्यवाद। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabecsy.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं।